प्यारे बच्चों, हम लोग इतिहास के जो है सेशन क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। इस सेशन क्लास में जाने से पहले मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोगों ने छठ पर्व को बड़ा ही धूमधाम से मनाया होगा और कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए बड़ा ही सुरक्षित ढंग से मनाया होगा। मैं विभिन्न सोशल साइट से देखा कि लोगों में बड़ा ही उत्साह था, वो आप में भी होगा। तो हम लोग कई पर्व त्यौहार से गुजरते हुए अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस तिथि को पहुंच चुके हैं जहां पर अब सिर्फ हम लोगों का महापर्व से भी महापर्व आ रहा है, और वो है क्या, 1 फरवरी, जो कि इंटरमीडिएट का बोर्ड परीक्षा का शुरुआत होने वाला है। और ये संस्थान आपके इस महापर्व में पूरी तरह से साथ है। आप जितना स्कोर करना चाहते हैं उतना स्कोर करने के लिए ये आपके साथ खड़ा है। आप सिर्फ हमारा साथ इस प्रकार से दें कि आपको जहाँ भी कोई परेशानी हो आप तुरंत और त्वरित बातचीत करें। तो आज सेशन क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री का आज जो क्लास है उसका पहला शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, कि ऐसा क्या कारण था कि ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, जबकि ये 26 नवंबर 1949 को भी बन करके तैयार था। फिर ऐसा क्या था कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो सबसे पहले ये सुन लें कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को दिसंबर 1929 में के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के मांग का प्रस्ताव पास कराया था, और 26 जनवरी 1930 का दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी से पूर्व ही मनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया और इस पवित्र याद को ताज़ा करने के लिए पुनः। तो सवाल ये है कि हम लोग अपनी परंपरा को ध्यान में रखें। तो हम लोग परंपरा में देखते हैं कि जब भी कोई कार्य करते हैं, विशेषकर जो शुभ कार्य करते हैं जिसमें हम लोग पंडित जी से तिथि वगैरह का चर्चा करते हैं कि कौन सी तिथि अच्छी होगी, कौन सी तिथि में बेहतर होना है। भले ही जैसे कि अगर आप मकान बना लो और मकान बनाने के बाद होता है कि चलो मकान बन के तैयार हो गया, अब क्या अगले दिन से रहना शुरू कर दें, तो नहीं। तो फिर हम लोग एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकालते हैं और उस शुभ मुहूर्त में जो है गृह प्रवेश करते हैं। ऐसा ही कुछ भारत जो है कि संविधान के हिसाब से हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनके तैयार था, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को, तो क्यों नहीं 27 नवंबर 1949 को ही ये लागू कर दिया गया। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब ये तय हुआ कि हम लोग किस तिथि को इसको रखें ताकि हमारा संविधान सर्व के लिए हो और सर्वोपरि हो। अब रहा बात कि ये देश किसी एक धर्म और किसी एक जाति का तो है नहीं कि उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त या किसी एक धार्मिक स्थिति को बनाया जाए। तो तय हुआ कि ऐसा कौन सा तिथि होगा। तो फिर ध्यान में आया, और ध्यान में क्या है, ये तो एक परंपरा बना दिया गया था और सही भी था। वो ये कि 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1930 को जो है हमने पूर्ण स्वतंत्रता जो है का दिवस मना लिया था। मतलब कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में ये तय कर दिया गया कि हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, भले ही हमें आज़ादी मिली हो या ना मिली हो। जबकि 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1930 से ही हम हर वर्ष एक सांकेतिक जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। अंग्रेज़ों पर ये दर्शाने का प्रयास किया कि अब हमें आज़ादी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त था हमारे लिए। तो इसलिए तय किया गया कि जब नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी आ रहा है तो क्यों ना 26 जनवरी को ही इस संविधान को लागू किया जाए। तो 26 जनवरी 1950 को फिर इसे लागू किया गया। तो कुल मिलाकर मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ, तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि हमारा जो
ऐतिहासिक दिन था आज़ादी से पूर्व ही, वो था 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था आज़ादी से पूर्व ही। तो इससे शुभ दिवस और क्या हो सकता था, और वो भी नज़दीक ही था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो उस समय के तत्कालीन जो नेता थे, हमारे जो तत्कालीन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने जो है यह तय किया कि क्यों नहीं 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू किया जाए। और इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया। इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया ही जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या था, संक्षिप्त में इसका वर्णन किया। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण देना। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो अब सवाल ये है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या थे। तो मैंने पहले भी इस विषय को बताया था कि किसी भी ऐतिहासिक काल को लिखने के लिए वो उसके जो प्रमाण होते थे उसी के आधार पर इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ करके और एक इतिहास गढ़ते रहे हैं। तो उसी में अगर हम मौर्यकालीन के इतिहास की बात करें तो मौर्यकालीन अपने आप में एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके जो प्रधान सेनापति थे चाणक्य, जिनके शुभ नामों पर हमारे संस्थान का भी नाम चाणक्य स्टडी पॉइंट है। तो वो जो चाणक्य थे, जो कौटिल्य भी कहलाए, तो उनकी महत्ता को निश्चित रूप से अपने आप में महत्ता थी। लेकिन अब सवाल यह है कि इनका इतिहास को लिखा कैसे गया और क्या क्या स्रोत थे। तो इनके इतिहासकार बताते हैं कि इनके इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास दो स्रोत थे। एक स्रोत था जो लिखित था, और दूसरा लिखित मतलब कि हो गया साहित्यिक रचना से, और दूसरा पुरातात्विक। अगर साहित्यिक रचनाकार की बात करते हैं तो हमारे पास चाणक्य यानी कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र था, जो उस समय के ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी, तो उनके जो इंडिका में जो वर्णन है वो भी इतिहास लेखन के लिए पर्याप्त सहयोग बना। इसके अलावा विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस था, उसमें भी जो है मौर्यकालीन इतिहास का विवरण है, तो वो भी एक सहयोग मिला। इसके अलावा अशोक के स्तंभ, शिलालेख, ये भी हमारा पुरातात्विक स्रोत बना इतिहास को लिखने में। साथ ही साथ उस समय के कुम्हार के द्वारा जो बर्तन गढ़े गए इत्यादि ऐसे कई प्रमाण मिले, जिससे कि इसका मौर्यकालीन इतिहास के लिखने में सहयोग मिला। तो हम लोगों ने दो प्रश्नों को देखा। अब अगर हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा प्रश्न ये है कि बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करना है कि बलबन कैसा था, क्या हुआ, नहीं हुआ। इसके विषय में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो बलबन के बारे में जानें। तो नायब के पद पर पहुंचते ही बलबन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान दिया। उसने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसके बाद सल्तनत के उच्च पदों पर अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करने लगा। उसने अपने भाई कसलू खां को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया तथा अपने चचेरे भाई शेर शेख को भटिंडा और लाहौर का सूबेदार बना दिया। वजीर का पद नायब के आगे गौन पड़ गए। वजीर अबू बकर ने नायब के अधीन रहना स्वीकार कर लिया। बलबन इल्तुतमिश के चहलगामी दल का सदस्य था। बलबन ने राजस्व का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। बलबन ने एक केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना एवं गुप्तचर विभाग का भी संगठन किया, और उसने पहली बार मंगोलों से बचाव के लिए सीमांत क्षेत्रों में दुर्ग का निर्माण करवाया, और वहाँ योग सेना भद्योद को नियुक्त
किया। गुप्त सीमांत क्षेत्रों में दुर्ग का निर्माण करवाया और यहाँ योग सेना के साथ बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों के राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। तो बलबन ने ईश्वर, शासक और तथा जनता। तो कुल मिलाकर के अगर प्रश्न ये आता है कि बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें तो बलबन एक बहुत ही क्या कहा जाए दिमागी राजा था। मतलब कुल मिलाकर उसके पास दिमाग जो है विकास करने की ओर, अपनी सत्ता को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नायाब पद पर जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह क्या किया कि इससे कर दिया, नसीरुद्दीन मोहम्मद से। इससे उनकी स्थिति मजबूत होने लगी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी जो पद थे, जो भी प्रशासनिक पद था, उस पर अपने सगे संबंधियों को बनाना शुरू किया। जहाँ पर उन्होंने अपने भाई को कसलू खां को अमीरे जो है हाजिब का पद दे दिया, वहीं पर चचेरे भाई को जो है शेर खां को भटिंडा और लाहौर का सूबेदार बना दिया। तो कुल मिलाकर के सब जगह जो है अपने सीधा सीधी अपने आदमियों को सेट कर दिया ताकि कहीं से भी कोई विरोध का आवाज़ ना उठे और सभी काम पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो। इसके अलावा उन्होंने जो है जनता के लिए भी कार्य किया। जनता के लिए उन्होंने जो है गुप्तचर विभाग का तैयार किया ताकि जो है कहीं पर भी उनकी सत्ता को जो है कोई मात न दे सके। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, तो ईश्वर, शासक और जनता, इस तीनों को एक त्रिस्तरीय स्थिति बनाया, कि त्रिकोणीय स्थिति बनाया कि तीनों अगर एक दूसरे के संबंधित रहेंगे, आधार बना के रहेंगे तो शासन व्यवस्था अच्छी चलेगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, फिर से एक बार समझ लें कि बलबन एक बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी था। वो जैसे ही नायाब पद पे पहुंचा, उसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से करा दिया और उसके बाद अपने सभी सगे संबंधियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर दिया। जहां पर अपने भाई कसलू खां को जो है एक जो है अमीर वाजिब बना दिया। वहीं पर जो है अपने चचेरे भाई शेर खां को जो है भटिंडा का जो है सूबेदार बना दिया। इसके अलावा उन्होंने जो है गुप्तचर विभाग बनाया ताकि सभी पर नियंत्रण और रख सके। इसके अलावा त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रणाली को लाया, जिसमें कि ईश्वर, शासक, जनता के बीच आपस में एक कोऑर्डिनेशन किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका बलबन का जो शासन व्यवस्था था ये उपलब्धियों से भरा हुआ था। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे का प्रश्न है, जो आज का चौथा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन हम लोगों को करना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपलब्धियों के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो सबसे पहले समझ लें कि समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक बहुत बड़ा विजेता बना। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और उसमें मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को शामिल किया। उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह मध्य दक्कन के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपनी समस्त सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठी करने का अवसर मिल गया। प्रभावती वाकाटक सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठी करने का अवसर मिल गया। प्रभावती वाकाटक राज्य की प्रभावशाली महारानी थी। चंद्रगुप्त कई प्रकार के नए सिक्के जारी किए। उसने शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। कला साहित्य की प्रगति को देखते हुए इतिहासकारों ने उसने स्वर्ण काल कहा। तो कहा ही जाता है कि गुप्त वंश को स्वर्ण काल की उपाधि दी गई। सबसे पहले इसको समझ लेंगे एक बार फिर से प्रश्न को कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करना है। जैसे कि बलबन, उसी प्रकार यहाँ पर यह भी प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन? तो समुद्रगुप्त के पुत्र को चंद्रगुप्त द्वितीय, एक्चुअल में चंद्रगुप्त तो पहले थे ही, सबसे पहले मौर्य वंश के थे ही, लेकिन गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बाद जो उनका पुत्र था उनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया। और उन्होंने जो अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपने प्रभावशाली जो शक्ति का दिखाया, इसके आधार पर उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली। वो एक बहुत ही
प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को हर तरफ फैलाया, जहां गुजरात, काठियावाड़, हर जगह जो है फैलाने का कार्य किया पूरे भारतवर्ष में। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है शक वंश के विरुद्ध जो है अपनी सेना को और मजबूत और इकट्ठे करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जो है दक्कन के शासक वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया। और उनकी जो पुत्री थी वो उस साम्राज्य की एक बहुत ही शक्तिशाली महारानी बनी, जिस कारण से उनको पूरा सपोर्ट मिला, उनको पूरा सहयोग मिला। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने साम्राज्य को मजबूत करने में और विस्तार करने में सफल हो पाए। इतना ही नहीं, इनके शासनकाल को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सोने का सिक्का चलाया। उनके शासनकाल में हर जगह उपलब्धि हुई। इनकी शासन व्यवस्था, जहाँ पर इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी वो भी मजबूत हुई। तो इस तरह से कहा जाए कि अगर ये प्रश्न इस तरह से पूछ देता है कि गुप्त वंश को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता, तो ये प्रश्न इसका उत्तर को इसमें मर्ज करने से भी आपका पूरा उत्तर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धि का वर्णन स्पष्ट हो जाता है। तो आज का हम लोगों ने तीसरा चौथा प्रश्न को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पांचवें और शॉर्ट टाइप के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो है कि रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त नोट लिखना है। तो रॉलेट एक्ट क्या है, इस पर नोट क्या होगा, ये समझना है। तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझा सके। समिति ने इसके लिए कठोर नियमों का सिफारिश की। उदाहरण के रूप में किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए, उसकी गतिविधियों और निगरानी रखी जाए, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए इत्यादि। समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1918 में आई और भारतीय नेताओं ने कड़े विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। भारतीय ने इसे काला कानून का नाम दिया और इसका विरोध भी किया। भारतीय काला कानून के वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए नारा भी दिया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, बस कोई अपील नहीं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रॉलेट एक्ट हम भारतीयों के लिए जो अंग्रेज काल में एक काला कानून था। एक्चुअली है क्या, तो अंग्रेजों ने भारतीयों के बढ़ते हुए उन्मुखता को देखते हुए जो भारतीय अब आगे आ रहे थे, आंदोलन करना चाह रहे थे, आंदोलन में हिस्सेदार बन रहे थे, मुखर हो रहे थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं, ये अगर ये इस तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोगों ने जो इनको गुलाम बना के रखा है, इनकी गुलामी कहीं ना कहीं जो है आज़ादी के रूप में परिणत न हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक गंदा खेल खेला और इन्होंने एक गंदा कानून रूप के लाया जिसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में जो कि अप्रैल 1918 में आया, समिति बना करके लाया गया और 21 मार्च 1919 को इसे जो है रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया भारत में। एक्चुअल में ये कानून करना क्या था इसका, तो यह संदेह के आधार पर किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकता था, किसी पर भी गुप्त रूप से मुकदमा चला सकता था, दंडित कर सकता। मतलब यूं था कि भारतीयों को किसी भी रूप में चैन से नहीं रहने देना है, जब चाहे तब जाकर के प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता था। तो कुल मिलाकर के एकदम भद्दा और गंदा कानून था। इसका पूरे भारतीय ने विरोध किया, भारतीय नेताओं ने विरोध किया। उस समय जो है जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने विरोध किया। तो कुल मिलाकर पूरा विरोध होने के बावजूद अंग्रेज ने इस बात को समझ लिया था कि भाई विरोध हो या सपोर्ट हो, लेकिन कानून पारित करना है, चूँकि कानून पारित होगा तभी उनका जो है अपना जो स्वार्थ था वो सिद्ध हो पाएगा। और हुआ ऐसा ही। तब इसका पूरा विरोध हुआ भी और इस विरोध पर एक नारा भी दिया गया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, बल्कि बस जब चाहे अंग्रेज किसी को भी जाकर के जेल में बंद कर दे, उसको सजा दे दे, कुछ भी कर दे। तो यही था रॉलेट एक्ट, यानी कि गंदा कानून, काला कानून। तो हम लोगों ने 5 शॉर्ट टाइप प्रश्न को देखा। अब हम लोग छठे प्रश्न लेकिन लॉन्ग टाइप का पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणामों का वर्णन करें कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ और अगर हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला। इसी पर आज हम लोगों को चर्चा करना है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अंग्रेजी सरकार द्वारा कुचल दिया गया और असफल रहा। इससे पहले भी शायद मैं इस प्रश्न को जवाब दे चुका हूं कि ये एक्चुअल में एक बहुत ही गंदा कानून था। सॉरी, कानून नहीं, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारे लिए बड़ा ही सक्रियता रहा। 1942 में ये आंदोलन महात्मा गांधी के संरक्षण में, महात्मा गांधी की अगुवाई में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। यह आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन के रूप में हमारे बीच आया, चूँकि 1942 में यह आंदोलन हुआ और हमें अगले 5 वर्ष में 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो ये जो कानून था 1942 में, ये जो आंदोलन था 1942 में, महात्मा गांधी ने इसमें भरपूर मेहनत किया और उन्होंने जो है अंततः एक नारा भी दिया कि करो या मरो, डू एंड डाई। नारा दे करके इन्होंने इस आंदोलन को एक नई ही व्यवस्था की ओर लेके गए। इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद का एक अंत किया और इधर चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो इंग्लैंड तो यूं ही परेशान था ही, चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हालत अच्छी नहीं थी। और इसके बाद जो है मतलब चूँकि प्रारंभिक स्थिति अच्छी नहीं थी और युद्ध तो युद्ध होता है, अच्छी रहे या बुरी रहे, लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है। तो उस युद्ध में जो है इसकी स्थिति खराब थी। साथ ही साथ क्या हुआ है कि उधर जो है इंग्लैंड में इलेक्शन भी हुआ और जो है इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी थी उसकी जो है हार भी निश्चित ही था और ये सब स्थिति बना रहा था। ये आंदोलन भी एक बल मिला इस आंदोलन को और परिणाम ये हुआ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 1942 को कहा जाए एक निर्णायक आंदोलन भारत की आज़ादी का। भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने जो एक सबसे आखिरी और सबसे निर्णायक आंदोलन के रूप में 1942 के आंदोलन को याद किया जाएगा। यह आंदोलन अपने आप में एक सफल आंदोलन था। इस आंदोलन को निश्चित रूप से दबाने और कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारा यत्न प्रयत्न किया, लेकिन ये साम्राज्यवाद के जो है कहा जाता है कि कब्र में कील ठोक दिया। मतलब कुल मिला करके हमें आज़ादी का द्वार खोल दिया और अगले 5 वर्ष में हमें आज़ादी मिल गई और हम स्वतंत्र हो गए। तो ये एक प्रकार का बहुत ही बेहतर आंदोलन था। अगर हम अगली बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धि, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में एशिया के कई विदेशी आक्रमणकारी हुए। इन आक्रमणकारियों से अंत के लिए कुषाण आए। कनिष्क इसी के वंश के बाद सबसे महान व महत्वपूर्ण शासक थे। 78 ईस्वी से 100 ईस्वी तक शासन किया। इसने शासन किया और गद्दी पर बैठने की तिथि से ही शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। कनिष्क को गद्दी पर बैठने से ही, अच्छा ये तो कनिष्क साम्राज्य के लिए था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक एवं इस वंश का महानतम शासक था। चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश का स्थापना की। उसकी शासन व्यवस्था अति केंद्रीकृत किंतु जन कल्याण पर आधारित थी। उसने न सिर्फ पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार किया बल्कि एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की नींव डाली। उसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में आधुनिक कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में काठियावाड़ी तक विस्तृत था। उसके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूरे मौर्य काल और उसके बाद के शासकों द्वारा अपनाया गया। उसके शासन व्यवस्था का संक्षेप वर्णन इस प्रकार है कि सम्राट, मंत्रिपरिषद, पदाधिकारी, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था और नगर प्रशासन। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इनके विषय में कई ऐतिहासिक घटनाएं और कहानियां भी प्रचलित है कि चाणक्य ने जब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने जो चाणक्य के साथ अपमान किया, तो उसके बाद से जो है चाणक्य ने इस को बदला लेने के संदर्भ में, इस प्रतिशोध में वो जल रहे थे और उनको एक बहुमूल्य रत्न मिला, वो था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा दे करके एक बहुत ही प्रतिभा जो उनके अंदर पहले से रही होगी, उस प्रतिभा को और ज़्यादा निखार करके एक ऐसा शासक पूरे विश्व को दिया उस समय तात्कालिक रूप में, जो भारत को एक ऊंचाई तक लेकर के गया। चाणक्य ने अपने संरक्षण में
अपने रह करके चंद्रगुप्त को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो अति ही केंद्रीकृत था, लेकिन जन कल्याणकारी था। इनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कहीं पर भी इनका साम्राज्य का कोई जोर नहीं था उस समय, और ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। इनके सम्राट की अगर बात करते हैं तो मौर्य शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट स्वयं चंद्रगुप्त थे, और शासन अति केंद्रीकृत था परंतु निरंकुश नहीं था। प्रजा के हितों को ध्यान में रख करके ही शासन, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो शासन एक ही सेंटर पर था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य पर, लेकिन इसके बावजूद जो है जन कल्याण के लिए था, न कि निरंकुशता थी कि नहीं राजा जो कहेगा वही होगा, प्रजा कोई विरोध नहीं कर सकता, ऐसा नहीं था। सर्वे सर्वा एक राजा ही थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही जन कल्याणकारी राजा के रूप में वो प्रस्तुत हुए। मंत्रिपरिषद की बात अगर करते हैं तो चंद्रगुप्त के शासन कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी थी, जिन्हें नगद वेतन दिया जाता था। चंद्रगुप्त सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिपरिषदों से परामर्श जरूर करते थे। पदाधिकारी की बात करें तो शासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अमात्य नाम के पदाधिकारी का विशेष महत्व था। इसके अतिरिक्त समाहर्ता, सन्निधता, सेनापति, दुर्गपाल, प्रदेष्टा इत्यादि महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। साथ ही बात करते हैं अगर न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था के मामले में चंद्रगुप्त सर्वोच्च अधिकारी था, मतलब स्वयं चंद्रगुप्त ही, यानी जो राजा थे वही सबसे बड़े अधिकारी थे, उनका ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। न्याय के लिए दो प्रकार के न्यायालय स्थापित किया गया था, एक धर्मस्थलीय और दूसरा कंटक शोधन। अगर हम लोग बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था के बाद सैन्य व्यवस्था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था में पैदल 5 प्रकार के सेना को 5 भागों में बांटा गया था। एक पैदल, फिर अश्वारोही, फिर रथ सेना, फिर गजारोही और नौसेना। यानी पैदल सेना थी, अश्वारोही मतलब घोड़े वाला एक सेना थी, रथ पर सवार वाली सेना थी, गजारोही यानी कि हाथी पर सवार वाली सेना थी, और नौसेना जो कि जल में भी लड़ सकती थी। अगर बात करते हैं हम लोग राजस्व व्यवस्था का, तो राजस्व व्यवस्था में कुल उपज का 1/4 से 1/6 तक जो है टैक्स के रूप में वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त खानों, जंगलों, व्यापार वाणिज्य में पर भी आमदनी का स्रोत था राज्य का। प्रांतीय व्यवस्था में कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। एक प्राच्य जो कि राजधानी जिसकी पाटलिपुत्र थी, फिर उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली थी। नगर प्रशासन की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के अलग से प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया था। नगर प्रशासन का उत्तरदायित्व 30 सदस्यों की एक समिति पर थी। इस प्रकार देखा जाए तो चंद्रगुप्त एक विजेता बल्कि एक अद्भुत शासक के रूप में भारत में प्रस्तुत हुए। उनको सभी कोई पसंद करते थे, और उनसे जो है उनके शासन प्रणाली आज भी ऐतिहासिक रूप में स्वर्णिम माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज कुल 7 प्रश्न, जिसमें 5 शॉर्ट टाइप और 2 लॉन्ग टाइप। आपको इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। और एक बार फिर जो आपने छठ मनाया, अब जो है समय आ चुका है कि हम लोग परीक्षा की ओर बढ़ें। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आज कहा कि हम लोगों का जो महापर्व से महापर्व है, जो कि 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसके लिए हम लोग तैयारी दमदार करें। मैं और मेरा पूरा संस्थान, ये पूरा परिवार आपके साथ है। आप निश्चिंत रहें, लेकिन निश्चिंत इस बात का ना रहें कि तैयारी ना करना है। निश्चिंत इस बात का रहें कि तैयारी आपकी निश्चित रूप से करवा दी जाएगी। परीक्षा से पहले आपको उतना कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि हमारे लोग का स्लोगन है कि 450 नंबर लाना है, वो होगा अवश्य, लेकिन आप उसको लिए तत्पर जरूर हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मेहनत करें और प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।